नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों, MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के पार्ट 2 में समाजशास्त्र विषय है। लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से पूरी कोशिश है हमारी कि 150 अंक का ये सेक्शन आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाए और एग्जाम में आपके अच्छे नंबर यहां से देखने को मिले। इस लेक्चर सीरीज में हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे दोस्तों, वो है महिलाओं के खिलाफ अपराध। और महिलाओं के खिलाफ अपराध के इस टॉपिक में हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम लोग इसके अर्थ को जान चुके हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से क्या आशय है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि समाज में कुछ ऐसे विशेष अपराध होते हैं जो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ ही किए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में लेते हैं और इनसे महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, विभिन्न चीजों पर प्रभाव पड़ता है, देश के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हमने IPC की श्रेणियां देखी थी कि कौन कौन से ऐसी श्रेणियां हैं जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध हमें देखने को मिलते हैं। अपराध की अवस्था पे चर्चा की थी, अलग अलग अवस्थाएं जिनमें अलग अलग प्रकार के अपराध महिलाओं के लिए होते हैं दोस्तों। और फिर हम लोगों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कारण पर विस्तृत चर्चा की थी, किन किन कारणों से महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, लंबे समय से समाज में ये अपराध हमें देखने को मिल रहे हैं लगातार, क्यों, सभी कारणों पर डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने इन कारणों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को, आर्थिक कारणों को, विधिक कारणों को और राजनीतिक कारणों को भी डिटेल से देखा था। एग्जाम में आप लोगों से अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये सभी कारण अलग अलग करके बता दिए। समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बताइए, या आर्थिक कारण कौन से जिम्मेदार हैं जिनके कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। ठीक इसी प्रकार से विधिक कारण या राजनीतिक कारण भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के परिणाम देखे थे कि अकेले महिलाओं को टारगेट करके समाज में जो अपराध किए जाते हैं उनके क्या परिणाम हैं जो हमें पूरे महिला वर्ग पर, स्त्री वर्ग पर देखने को मिलते हैं। फिर हम लोगों ने इन अपराधों के उपायों पर बात की थी कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन अपराधों को कैसे खत्म किया जा सकता है या कैसे कम किया जा सकता है। सभी अपराधों पर चर्चा किए और फिर हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधान भी देखे कि संविधान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। क्लियर? इतना डिस्कशन के बाद हमारा एक टॉपिक हमने जो छोड़ा था वो था घरेलू हिंसा। आज हमारी जो चर्चा होगी पूरी वो इस टॉपिक पे होगी। घरेलू हिंसा का टॉपिक एक विस्तृत है, हमें ऐतिहासिक प्रमाणों से भी देखने को मिलता है लंबे समय से महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा हो रही है। समय जैसे जैसे बदलता चला गया, घरेलू हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा के अर्थ बदलते चले गए। और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न टिप्पणियों को ले लें, हस्तक्षेप को ले लें, तो घरेलू हिंसा की एक अलग परिभाषा हमारे सामने आती है। और कहीं ना कहीं इस टॉपिक को सामाजिक दृष्टि से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। अब यहाँ हम जब घरेलू हिंसा वाले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम घरेलू हिंसा के अर्थ पर चर्चा करेंगे कि जब घरेलू हिंसा शब्द आता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। हम किन चीजों को देखें तो हमारे समझ में आना चाहिए कि ये घरेलू हिंसा का मुद्दा है। कभी कभी आप देखते हैं आपके परिवार, आपकी कॉलोनी, आस पड़ोस में कोई विवाद होता है और थाने में जब केस दायर होता है तो वो घरेलू हिंसा के नाम से होता है। आप उन एक्टिविटीज को देखने के बाद फिर सोचते हैं कि यार घरेलू हिंसा में कौन कौन से कृत्य आएंगे, किस आधार पर इस केस को घरेलू हिंसा के तहत रजिस्टर किया गया है। सभी चीजों को आज हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे घरेलू हिंसा की प्रकृति के बारे में, किसकी प्रकृति क्या है, नेचर को देखेंगे। कारणों पर चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से घरेलू हिंसा हमें देखने को मिल रही है, लंबे समय से ये खत्म नहीं हो रही है, किसी ना किसी रूप में हमें कई सारे केसेस आए दिन घरेलू हिंसा के संबंध में देखने को मिलते हैं। इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे कि घरेलू हिंसा के परिणाम क्या हैं, स्त्रियों पर इसका क्या असर, प्रभाव पड़ता है। फिर हम
सरकार के द्वारा उठाए गए एक इंपॉर्टेंट कदम की बात करेंगे जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तौर पर 2005 में आया था। यह अधिनियम क्या था, कब लेकर आए थे, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है और इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक चीज जोड़ी थी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। फिर घरेलू हिंसा की श्रेणियों पर चर्चा करेंगे, जैसे शारीरिक, लैंगिक, मौखिक और भावात्मक, साथ साथ आर्थिक। ये सभी श्रेणियां हैं घरेलू हिंसा की, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या बदलाव हुए और अंत में घरेलू हिंसा को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जिससे कि एक प्रकार की ये कुप्रथा जो स्त्रियों के लिए की जाती रही है, इसको कैसे रोक सकते हैं, स्त्रियों की दशा में कैसे सुधार कर सकते हैं। आखिरकार जब हम व्यवस्था को देखते तो हमें देखने को मिलता है कि भारत की पॉपुलेशन में लगभग 50% हिस्सा अगर किसी का है तो वो महिलाओं का है। और महिलाओं का ये 50% हिस्सा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर हम आर्थिक विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो इस 50% को आपको क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। और ये 50% जब तक शामिल नहीं होगा तब तक हमारे देश को आप विकसित देश के तौर पर नहीं बदल सकते। और इस 50% को अगर शामिल करना है तो घरेलू हिंसा जैसी व्यवस्था को आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये चीज रहेगी तब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, और महिलाओं का विकास नहीं होने से देश का विकास उस गति से नहीं बढ़ पाएगा जैसा आप चाहते हैं। शुरू करेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग घरेलू हिंसा के अर्थ को लेकर, इसकी परिभाषा को लेकर, किसकी परिभाषा, इसका अर्थ क्या होता है। लेक्चर शुरू करें उससे पहले कॉपी पेन लेकर बैठो, जो चीज बता रहा हूं सिनॉप्सिस के तौर पर शॉर्ट में उसको लिखिए। लेक्चर ऑनलाइन अपलोड रहेगा यूट्यूब पर, बार बार उसको देखकर, उन सिनॉप्सिस को देखकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। जैसे क्वेश्चंस बीच बीच में बता रहा हूं उन क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, बाद में उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। उत्तर को आप व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींच के भेज सकते हैं ताकि उसको चेक करके मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वो भी आप लोगों को भेज सकते हैं। दूसरी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समाजशास्त्र विषय नंबर कम कर देता है आपके। क्यों है तो आसान, पढ़ने में समझने में भी आसान है, क्योंकि दैनिक जीवन में जो चीज देखते हैं सुनते हैं वही यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना पड़ रही है। लेकिन क्या पढ़ें, वो डेटा जो है, आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो डेटा हमें नहीं मिल पाता। वो डेटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर भी करना। दोस्तों, अगर घरेलू हिंसा के अर्थ की बात करते हैं तो इसको दो अर्थों में देखा जाता है। एक अर्थ इसका है सामान्य अर्थ और दूसरा इसका व्यापक अर्थ है। सामान्य अर्थों में जब घरेलू हिंसा को देखेंगे तो क्या होगा कि वैवाहिक जीवन के अंतर्गत महिलाओं को पहुंचाई गई शारीरिक हानि। यहां पर साधारण अर्थ कहता है कि वैवाहिक जीवन में, मतलब कि शादी के बाद, जब लड़की की शादी हो गई उसके बाद वो अपने ससुराल चली गई, तो उस ससुराल पक्ष के द्वारा महिला को जो शारीरिक हानि पहुंचाई जाएगी उसे घरेलू हिंसा के अंतर्गत लिया जाएगा। अगर ससुराल पक्ष किसी भी रूप में महिला के साथ शारीरिक हानि करने का प्रयास करेगा, उसे चोट पहुंचाएगा, मारेगा, पीटेगा, तो वो घरेलू हिंसा के रूप में जानी जाएगी। ये साधारण अर्थ हम लोग घरेलू हिंसा का देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया इसके पूरे मायने बदलते चले गए, और मायने जब बदलते चले गए तो इसकी परिभाषा में भी बदलाव आया और इसका एक व्यापक अर्थ हमें देखने को मिला कि यहां घरेलू हिंसा मात्र पति के द्वारा नहीं, बल्कि कोई पुरुष मित्र है, कोई पूर्व पति है या परिवार का कोई अन्य सदस्य अगर हिंसा करता है महिला के साथ तो वो घरेलू हिंसा होगी। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अगर शादी के बाद महिला के साथ हिंसात्मक कोई गतिविधि करता है तो घरेलू हिंसा होगी। और इसमें मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न को भी शामिल किया गया है। मतलब यहां केवल शारीरिक हानि तक सीमित था, और व्यापक अर्थ में जब हम देखते हैं तो इसमें मानसिक तौर पर भी अगर आप प्रताड़ित करेंगे, शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित करेंगे तो वो घरेलू हिंसा होगा। ऊपर वाली परिभाषा में महिला को पति के द्वारा
हानि पहुंचाने की बात हो रही थी, लेकिन व्यापक अर्थों में जैसे परिदृश्य बदला है। कोई पुरुष अगर मित्र भी है, अगर कोई पूर्व पति का परिवार या वह व्यक्ति भी है, या परिवार का कोई अन्य सदस्य भी इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस होगा। दैट मीन्स कि अब परिभाषा जो है वो विस्तृत कर दी गई है, अब परिभाषा जो है वो व्यापक कर दी गई है, इसके मायने अलग हो गए हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है, तो आप ये वाला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर ये मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो शारीरिक, मानसिक, वित्तीय, लैंगिक सभी प्रकार का उत्पीड़न शामिल है। मैंने पहले ही कहा कि साधारण अर्थों में जब बात करते थे तो शारीरिक हानि तक सीमित था, लेकिन व्यापक अर्थ जब इसका आया है तो शारीरिक भी शामिल है, मानसिक भी शामिल है, वित्तीय तौर पर किसी महिला को कमजोर करना भी शामिल है, लैंगिक उत्पीड़न करेंगे तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल होगा। ये सभी चीजें घरेलू हिंसा की प्रकृति में आती हैं। फिर देखिए घरेलू हिंसा की प्रकृति क्या है। घरेलू हिंसा की प्रकृति को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। स्टूडेंट्स जो होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं, वो समझते ही नहीं है कि घरेलू हिंसा की प्रकृति कैसी है। जब इसके नेचर पे जाएंगे तो पहला कि बच्चों एवं अन्य सगे संबंधियों के समक्ष बार बार अपमान, मतलब कि घर में बच्चे हैं, घर में परिवार के दूसरे सदस्य हैं, दोस्त लोग हैं, उनके सामने बार बार महिला का अपमान किया जा रहा है, गालियां देना हो, चिल्लाना हो, इस प्रकार की गतिविधियां जब बार बार आप महिला के सामने कर रहे हैं तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा, जिसमें आप सीधे सीधे मान रहे हैं कि बच्चों के सामने या अन्य सगे संबंधियों के सामने महिलाओं का अपमान करना घरेलू हिंसा होगा। फिर परिवार में छोटी छोटी भूल चूक के पीछे जिम्मेदार मानना, मतलब ऐसी बातें जिसका कोई मायना ही नहीं है, जिसको आप बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर देखते ही नहीं हैं, उन छोटी छोटी सी बातों को लेकर जब आप जिम्मेदार लेकर डांट लगा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत होगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि महिला को दबाने के लिए उस पर अत्याचार का एक अलग रूप अपनाया जाता है, उसकी मजबूरी को देखा जाता है और उसकी मजबूरी को देखकर उससे कुछ बातें मनवाने के लिए उससे तलाक की धमकी दी जाती है। जब आप तलाक की धमकी देते हैं तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही माना जाएगा। फिर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना, मतलब ये कि आप संबंधित महिला पर क्या कर रहे हैं, शक रखते हैं, और इस कारण से आप उसकी हर गतिविधि पर क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। खाना खा रही है, बैठ रही है, उठ रही है, घूमने जा रही है, फोन पे बात कर रही है, क्या कर रही है, उसकी हर एक गतिविधि पे जब आप नजर रखते हैं तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट हम देखें तो बिना गलती के कसूरवार मानना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम महिला के द्वारा नहीं किए गए, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको कसूरवार मानकर उस पर जिम्मेदारी डालकर चिल्लाना, धमकी देना, मारना, पीटना किया जाना, ये सब के सब गलत है। कई बार ऐसा होता है कि महिला जो होती है उसको उसके माता पिता, उसके दोस्तों से बातचीत करने से रोका जाता है। कई घरों में ऐसा होता है कि घर में जो भी महिला है शादी करके दूसरे के घर से जब आपके घर पे आई है तो आप उस पर नजर रख रहे हैं, और नजर रखने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि फोन के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से वो अपने माता पिता से बातचीत ना करे, अपने दोस्तों से बातचीत ना करे, उसे उनसे मिलने, बातचीत करने से अगर आप रोक रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही होगा, ये भी घरेलू हिंसा ही है। इसलिए ना तो माता पिता से बात करने से रोकें, ना दोस्तों से मिलने से और बात करने से रोकें। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के प्रति असावधानी। महिला आपके घर में है, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी है, तकलीफ है, दर्द में है वो, और आप उसका इलाज नहीं करवाते हैं, आप उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। आप ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, उसके माता पिता की जिम्मेदारी, उसके परिवार वाले की जिम्मेदारी, और ये सोचकर उसको वो दर्द सहने देते हैं, उस बीमारी में रहने देते हैं, उसका इलाज नहीं कराते, तो ये स्थिति भी घरेलू हिंसा की ही है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई महिला है तो आपको उसका
बीमारी को देखते, उसके दर्द को देखते उसका पर्याप्त ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, जानबूझकर इग्नोर करते हैं, उसे कष्ट सहने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये अवस्था घरेलू हिंसा की अवस्था होगी और आपके खिलाफ केस हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो कम बुद्धि का मानना। जनरली हमारे समाज में एक कथन चलता है कि महिलाओं का दिमाग घुटने में है। ये कथन कहा ही इसलिए जाता है कि उन्हें मंद बुद्धि करार दिया जा सके। महिलाओं को ट्रेडिशनली देखा जाए लंबे समय से एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा मंद बुद्धि माना जाता है। उन्हें कोई काम करने के लायक नहीं समझा जाता और बार बार उन्हें इस बात का एहसास भी करवाया जाता बोल बोल के कि तू मंद बुद्धि है और तुझसे कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का जब आप एहसास कराते हैं तो ये एहसास कराना, उन्हें मंद बुद्धि का मानना, इस पर टोकना, ताने मारना, ये भी एक प्रकार से घरेलू हिंसा ही होती है, क्योंकि आप मानसिक तौर पर उस महिला को क्या कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। नेक्स्ट है पति द्वारा आत्महत्या की धमकी देना। ये एक प्रकार का घरेलू हिंसा का ही केस है। आप हस्बैंड वाइफ हैं और पति जो है वो अपनी पत्नी को, महिला को बार बार इस बात की धमकी देता है कि ऐसा कर वैसा कर, नहीं करेगी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। इस प्रकार आत्महत्या की धमकी देना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने डिटेल में आपसे इस प्रकृति को डिस्कस किया कि किस प्रकार की स्थिति महिला के लिए घरेलू हिंसा की है। आप किसे घरेलू हिंसा मानेंगे तो विभिन्न चीजों को याद रख लीजिएगा। अगर किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है दोस्तों, तो सीधे सीधे वो घरेलू हिंसा का केस है और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, झेलना नहीं, प्रतिकार करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है घरेलू हिंसा की प्रकृति से जब हम आगे बढ़े तो एक दो चीजें और यहां समझना है कि जब आप किसी महिला की पारिवारिक पृष्ठभूमि की आलोचना करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि महिला शादी करके अपने ससुराल में गई, जब ससुराल में जाती है तो उसके ससुराल पक्ष के द्वारा उसके मायके पक्ष में उसके परिवार, उसके भाई, उसकी माता, उसके पिता के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि तेरे पिता तो ऐसे थे, तेरे माता तो ऐसी थी, तेरे भाई तो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया था, उनसे सीख कर आई हो, और इस प्रकार की चीजें कि तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है, फलाना का। ये जो आप डायलॉग्स देते हैं परिवार में शादी के बाद किसी भी महिला को, तो ये घरेलू हिंसा माना जाएगा। अगर आप किसी भी महिला की पारिवारिक पृष्ठभूमि की आलोचना करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ऐसा करने से बचना होगा। दूसरी बात है कि आप किसी महिला का अपमान करते हैं, उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करके उससे कुछ ना कुछ कहते हैं, तो ये घरेलू हिंसा होगी। ये मत सोचिए कि आपने टच नहीं किया, आपने मारा नहीं, आपने प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन आप जब उसको अपमान कर रहे हैं, उसको अपशब्द कह रहे हैं, तो वो घरेलू हिंसा ही होती है। इसी प्रकार से अगर किसी महिला को आप नौकरी करने से, रोजगार करने से रोक रहे हैं, महिला आपके परिवार में है, स्थिति को देखते हुए वो चाहती है कि वो नौकरी करे, कोई व्यवसाय शुरू करे, रोजगार करे, ऐसे में आप आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि हमारे परिवार में कभी किसी महिला ने नौकरी नहीं करी, या किसी भी प्रकार की अवस्था को देखकर मनमाने ढंग से सोचकर उस महिला को नौकरी करने से, रोजगार से रोकते हैं, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही माना जाता है। गलत चीज है कि आप शादी के बाद महिला को नौकरी या जॉब से रोकते हैं। दहेज के लिए प्रताड़ना, ये एक आम कारण है। दहेज के लिए बार बार महिला को प्रताड़ित किया जाता है कि तेरे घर से हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, हमें और चाहिए। ये प्रताड़ना सीधे सीधे घरेलू हिंसा के तहत मानी जाती है। तो ये लगभग 13 पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किए जो घरेलू हिंसा की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि कौन कौन सी गतिविधियां घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि घरेलू हिंसा के कारण क्या होते हैं। क्लियर है? जब हम घरेलू हिंसा के कारणों की बात करेंगे तो इनके कारण जो है बहुत व्यापक हैं। कारणों को जब हम देखेंगे
तो पहला कारण तो यही है कि दहेज ना मिलना या दहेज कम मिलना। क्या होता है कि आज जब आप किसी भी शादी संबंध को तय करते हैं, तो शादी संबंध को जब तय करते हैं तो एक तरफ होता है आपका वर पक्ष और एक तरफ होता है आपका वधू पक्ष। अब शादी संबंधों में साधारण चीज ये होती है कि वर पक्ष और वधू पक्ष एक दूसरे के बच्चों को देख लेते हैं, बच्चों को आपस में मिलवा देते हैं, बच्चों को एक दूसरे को पसंद करने का मौका देते हैं, वो एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। बाकी जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पीठ पीछे या दूसरे रास्ते में कहीं ना कहीं लेन देन की बात करते हैं। इसमें वर पक्ष जो होता है वो वधू पक्ष से लेन देन की बात करता है और बोलता है कि तुम क्या क्या दोगे क्या नहीं दोगे। अब ऐसा होता है कि क्या क्या दोगे क्या नहीं दोगे ये सब चीजें डिस्कस हो जाती हैं, कभी कभी डिस्कस नहीं भी होती। जब डिस्कस नहीं होती है और शादी हो जाती है तो फिर वर पक्ष वाले वधू पक्ष पर ये तंज कसने की कोशिश करते हैं कि हमें दहेज नहीं मिला या हमें कम मिला, हमें ये भी मिलना चाहिए था। तो अगर किसी पक्ष में हम देखते हैं तो महिला के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है वो दहेज एक बहुत बड़ा कारण है कि दहेज न मिलने के कारण, दहेज कम मिलने के कारण घर में महिला के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उसे मानसिक, शारीरिक, वित्तीय या यौन संबंधी उत्पीड़न से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि किया जाता है और इस कारण से वो घरेलू हिंसा का एक केस बन जाता है। फिर हम देखें कि शादी के समय किए गए वादे पिता के द्वारा पूरे ना किया जाना। क्या होता है कि जब शादी होती है तो पिता जो होता है उसके शादी के समय कई सारे अरमान होते हैं। अब क्या होता है कि वो अरमानों के हिसाब से अपनी बेटी की शादी तो करना चाहता है, लेकिन शादी के समय तक वो वादे जो होते हैं वो पूरे करने की स्थिति में होता है। अचानक ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसके चलते वो वादे पूरे नहीं कर पाता। जानबूझकर तो कोई पिता ऐसा है नहीं कि अपने पति पत्नी के रिश्ते जो हैं ससुराल पक्ष में बच्चों के या पिता जो है वो अपनी बेटी के घर पे कुछ वादे कर दे और उन्हें पूरे ना करे। जानबूझ के ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो वादे पूरे नहीं कर पाता। वादे पूरे नहीं कर पाता तो जो ससुराल पक्ष होगा वो महिला के ऊपर वही अत्याचार करना शुरू कर देता है, तेरे पिता ने ये वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। तो ये घरेलू हिंसा का एक कारण बनता है। नेक्स्ट होता है यौन उत्पीड़न का विरोध। कई बार क्या होता है कि शादी के बाद जो महिला है उसके साथ यौन संबंध बनते हैं। अब हस्बैंड वाइफ के उन यौन संबंधों में कई बार यौन उत्पीड़न की स्थिति आ जाती है। जब यौन उत्पीड़न किया जाता है पति द्वारा तो महिला उसका विरोध करती है। जब महिला उसका विरोध करती है तो ऐसे में उसे तलाक की धमकी देना, घर भगा देना, मारना, पीटना, अपमानित करना, ये सारे के सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं जो घरेलू हिंसा के कारण बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से पति का बेरोजगार होना एक कारण है घरेलू हिंसा का। अगर किसी महिला का पति बेरोजगार है तो इसका मतलब है कि उनकी आय नहीं हो रही। अब आय नहीं हो रही तो पति बेचारा बेरोजगार है, ये मानसिक तौर पर डिस्टर्ब है और ये क्या करता है कि अपनी बेरोजगारी की स्थिति में घर चलाने के लिए महिला और उसके परिवार वालों पर दबाव बनाता है ताकि वहां से पैसे मिले, खर्च मिले और उसके बाद उनका घर चल सके। तो ये पति की बेरोजगारी महिला के ऊपर हिंसा के रूप में दिखाई पड़ती है जो घरेलू हिंसा का एक रूप है। कन्या का बार बार जन्म। कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला है, अब वो गर्भवती हुई, उसको बेटी हो गई, फिर गर्भवती हुई, फिर बेटी हो गई। तो बार बार जब कन्या का जन्म हो रहा है तो परिवार को क्या चाहिए? पुत्र। वो चाहते हैं कि हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है और हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है तो पुत्र चाहिए, और पुत्र का जन्म किसी महिला के द्वारा नहीं हो पा रहा तो वो उस महिला के ऊपर हिंसा करना शुरू कर देते हैं, उसे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, उसे तलाक की, दूसरी शादी की धमकी देना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उस महिला का घरेलू हिंसा की स्थिति में होती है कि भाई तू कुलंकनी है, तू हमारे लिए पुत्र को पैदा नहीं कर पा रही है, बार बार बेटी पैदा कर रही है तो उससे कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की कई सारी बातें बोली जाती हैं, जबकि ये पता ही नहीं है कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक ईश्वरीय व्यवस्था है जिसके चलते पुत्र होगा कि पुत्री होगी, ये होता है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि पुत्र ही हो या पुत्री ही हो। अगर केवल पुत्र को जन्म देना है, इसके लिए आप कुछ समाधान करवाते हैं
तो ये भी एक प्रकार की महिलाओं के खिलाफ अपराध की व्यवस्था है। मैंने महिलाओं के खिलाफ अपराध वाला टॉपिक जब शुरू किया था तो बताया था कि जन्म से पहले और भ्रूण के दौरान कौन कौन से अपराध किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपराध होगा। तो अगर कोई महिला कन्या का जन्म बार बार होता है तो ऐसी स्थिति में उसके साथ हिंसा की जाती है। गर्भ धारण ना करना, कभी कभी ऐसा होता है कि महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, ऐसी स्थिति में उसे हे दृष्टि से देखा जाता है, उसको नफरत के जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे निम्न समझा जाता है और कहीं ना कहीं उस महिला के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। तो ये दूसरा है, उन्मुक्त स्वभाव का होना भी महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का एक कारण है। फिर है पति का अन्य लोगों से संबंध होना। जब कभी पति का किसी और के साथ संबंध होता है और महिला उसे रोकने का प्रयास करती है, उसका विरोध करती है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ हिंसात्मक गतिविधि होती है, जो घरेलू हिंसा का एक कारण है। अगर पति शराबी है तो शराब पीने के बाद वो महिला के साथ हिंसा करेगा, क्योंकि महिला उसे शराब पीने से रोकेगी और ऐसे संदर्भ में वो महिला के साथ हिंसात्मक गतिविधि करता है, उसे गालियां देना, उसे मारना पीटना, ये सारे काम किए जाते हैं। तो जब पूछा जाएगा कि घरेलू हिंसा के क्या कारण है, ये समस्त कारण आप लोग ध्यान रखेंगे और एक एक कारण को डिटेल में लिख देंगे ताकि आपका आंसर अच्छा हो जाए घरेलू हिंसा के कारणों का। ठीक है, कारणों के बाद हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा के क्या परिणाम होते हैं। विभिन्न रूपों में हम महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस देख रहे हैं। इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, खासकर महिलाओं को, खासकर समाज और बच्चों के ऊपर। इन परिणामों को अगर डिटेल में देखें तो यहां देखने को मिलेगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्य करने के मौलिक अधिकार से वंचित हो जाते हैं। जब आप बार बार हिंसा महिला के ऊपर करेंगे, उन्हें मानसिक तौर पर, उन्हें शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। महिलाओं के ऊपर की जाने वाली शारीरिक मानसिक हिंसा उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देती है। यही कारण है कि हमारे समाज में कई सारी महिलाएं जो हैं वो पढ़ लिख नहीं पाती। हमारे समाज में, हमारे देश में जब हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो वो निम्न पाई जाती है। उसका बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा। महिलाओं को पढ़ने के लिए एक उचित वातावरण नहीं मिल पाता, साथ साथ उसे काम करने, नौकरी करने आदि मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाते। तो घरेलू हिंसा का ये बहुत बड़ा एक प्रभाव है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वित्तीय रूप से, यौनिक रूप से जब महिला को उत्पीड़ित करते हैं, हिंसा करते हैं, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से पिछड़ी रह जाती है। और जब भी किसी महिला को आप इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, उसके अधिकार छीन लेंगे, तो फिर वो समाज के भीतर नहीं रहना चाहती, वो परिवार के भीतर नहीं रहना चाहती, उसके अंदर एकांत में रहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वो कोशिश करेगी कि वो अपना पूरा समय अकेले व्यतीत करे, एकांत में व्यतीत करे, और ये एकांत की अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं महिला को आत्महत्या और बाकी सब चीजें को और ले जाती है। साथ ही साथ उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। एक्टिवली रहकर, स्वस्थ रहकर, शिक्षित होने के बाद जब आप कोई काम को करते हैं तो आप उस काम को प्रभावकारी रूप से कर सकते हैं, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब हैं, तो आप जिस लेवल पे जाकर काम कर सकते हैं वो काम आप नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है घरेलू हिंसा का। और मैंने कह दिया कि ऐसे में महिलाएं जो होती हैं वो अपनी हिम्मत जो होती है वो हार जाती है, और हिम्मत हारने के बाद उनके सामने कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ एक रास्ते की तरफ जाती है कि जीवन को खत्म कर दिया जाए, और उस जीवन को खत्म करके उन्हें उन सब चीजों से मुक्ति का रास्ता दिखता है जो सही नहीं है, फिर भी वो उस रास्ते को अपना लेती है। तो हमारे देश में हम आत्महत्या वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि गृहिणी जो हैं वो हमारे देश में 52% तक आत्महत्या के केसेस के पीछे जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारे देश में गृहिणियों के द्वारा की जाती है, और इन आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो घरेलू हिंसा है। विभिन्न कारणों से महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा हो रही है, उस हिंसा के कारण गृहिणियां, हाउसवाइफ जो होती है वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रही है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखें तो महिलाओं में
तनाव, चिंता, अवसाद, नींद ना आना, शारीरिक थकावट, मानसिक बीमारी वाली समस्या बहुत ज्यादा है। वो सामने होते हुए भी सामने नहीं होती, कहीं पर मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं होती। हमेशा टेंशन में रहना, हमेशा थकावट में रहना, हमेशा चिंता में रहना उनके स्वास्थ्य को बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव करता है। मैत्रीपूर्ण संबंधों की समाप्ति हो जाती है। किसी भी महिला का दूसरे व्यक्ति के साथ, महिला के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ एक हंसी मजाक वाला, बोलचाल वाला, एक चिलनेस वाला जो माहौल होता है, जो संबंध होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस तनाव, चिंता, अवसाद की स्थिति में वो खुशी नहीं ला पाते, अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाते। आपके जो मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं जब आप घरेलू हिंसा से पीड़ित होते हैं। तो नेक्स्ट है कि रोजगार की समस्या। देखिए क्या हुआ कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, शिक्षा आप हासिल कर नहीं पाए, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो गई, आप तनाव में हैं, आप चिंता में हैं, आप अवसाद में हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे, शारीरिक रूप से थके हुए हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, तो आपको काम नहीं मिलेगा। और रोजगार की समस्या आपकी वित्तीय समस्या है, आर्थिक समस्या पैदा करती है, और ये आर्थिक समस्या जो होगी वो फिर से आपको तनाव और आदि चीजों में ग्रसित कर देगी। एक महिला की डिपेंडेंसी पुरुष पर बढ़ती चली जाती है, महिला बिना पुरुष के कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं उस महिला के लिए तनाव की होती है और फिर वो अंततः इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हो जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि महिला की जो निर्भरता है वो निर्भरता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बताता हूं कि निर्भरता क्या है कि पहले पिता पर निर्भर होना, पिता के बाद पति पर निर्भर होना, पति के बाद बेटे पर निर्भर होना। ये निर्भरता महिला की जीवन पर्यंत चलती रहती है। और जब जीवन पर्यंत महिला किसी पर निर्भर होकर रहेगी तो वो निर्भरता कहीं ना कहीं उसे अपने स्वाभिमान के साथ जीने की स्थिति में नहीं डालती, और फिर वो महिला के लिए अपमानजनक स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। महिला आत्मनिर्भर नहीं हो पाती, और जब आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो फिर आप कुछ चीज नहीं कर सकते, आप आपकी जो ओरिजिनल खुशी है वो नहीं प्राप्त कर सकते, स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी सकते। ये याद रखिएगा। तो ये घरेलू हिंसा के परिणाम हैं जो हमें पूरी व्यवस्था पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम की, कि घरेलू हिंसा से किस प्रकार से संरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा 2005 में की गई। क्लियर है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में यूपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उनके समय लाया गया। इसके पहले अटल जी की सरकार रही, अटल जी के गठबंधन की सरकार, एनडीए सरकार ने एक लंबा कार्यकाल किया, कई सारे कदम उठाए महिलाओं के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उसके बाद जब यूपीए सरकार आई तो घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया 2005 में। ये घरेलू हिंसा अधिनियम जो है, जो 2005 में लाया गया था, इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। तो एग्जाम में, प्रीलिम्स की परीक्षा में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 को ये अधिनियम लागू हुआ था। और इस अधिनियम को 4 श्रेणी, मतलब ये घरेलू हिंसा को कितनी 4 श्रेणियों में देखता है। एक शारीरिक हिंसा के तौर पर देखता है, दूसरा लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, और चौथा आर्थिक हिंसा के तौर पर। मतलब यदि किसी औरत के साथ शारीरिक रूप से कोई गड़बड़ी करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, तो ये शारीरिक हिंसा में हो गया। लैंगिक हिंसा का मतलब जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करना, उसके मना करने के बावजूद जब आप इस प्रकार की चीजें करते हैं तो वो लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आएगा। मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत बोला गया है कि आप बोलकर, ताने मारकर, टोंट कसकर, अलग अलग प्रकार की बातें बोलकर, उसका बार बार अपमान करके उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो वो मौखिक और भावनात्मक हिंसा होगा। और आर्थिक हिंसा का मतलब हो गया कि उसको पैसे के लिए मोहताज कर देंगे, उसको उसकी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन अब उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी की चीजें जो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो खरीद सकती है, प्रयोग कर सकती है, वो जो दूसरे लोगों में देखकर वो चीज खुद प्रयोग करना चाहती है, आप बिल्कुल उसको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, जानबूझकर नहीं करने दे रहे हैं, तो ये आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सभी के सभी
कहीं ना कहीं जो अधिनियम है 2005 का, उस अधिनियम में घरेलू हिंसा के संरक्षण के अधिनियम के तौर पर ये 4 श्रेणियां हमें देखने को मिली। उसके बाद इसके प्रमुख प्रावधान की बात करें तो पहला कि घरेलू हिंसा अगर रोकना है तो जो न्यायालय में केस जाएगा वो अधिकतम 3 दिन में बचावकारी आदेश देगा और गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में इसके केस के लिए कार्यवाही करने की व्यवस्था की जाती है। महिला जो होगी वो स्वयं या अपने वकील की सहायता से सुरक्षा के बचावकारी आदेश ले सकती है, यह भी प्रावधान इसमें किया गया है। पीड़ित के अलावा मान लीजिए कि पीड़ित उस स्थिति में नहीं है कि वो खुद या अपने वकील की सहायता से सुरक्षा या बचावकारी आदेश प्राप्त कर सके, तो ऐसे में वो अपने पड़ोसी, दोस्त या परिवार के सदस्य या किसी संस्था के माध्यम से बचावकारी आदेश लेने की कार्यवाही कर सकती है। उसके बाद बोला गया कि बचावकारी आदेश काउंसलिंग, क्षतिपूर्ति, भरण पोषण, बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ये 2005 के घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम जो रहा उसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान हमें देखने को मिले कि जो न्यायालय है, न्यायालय 3 दिन के भीतर आदेश दे देगा। क्या आदेश दे देगा? कि उस महिला को जो पीड़िता है उसको बचावकारी व्यवस्था की जाए, संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ केस किए हैं उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाए, वो किसी भी लेवल का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। उस महिला को वकील करने या खुद अपनी पैरवी करने का मौका मिलेगा और वो कोर्ट से इस बात की जिरह कर सकेगी कि मुझे बचावकारी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए, मैं पीड़ित हूं। वो अपने पड़ोसी के द्वारा, दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी संस्था के माध्यम से भी बचावकारी आदेश ले सकती है। सरकार की या कानून व्यवस्था की बाध्यता होगी कि उसे बचावकारी व्यवस्था उपलब्ध कराएं, काउंसलिंग करें, उसकी समस्या को पता करें और उसको कहीं ना कहीं निवारण करें, उसकी क्षतिपूर्ति की भरण पोषण करें, जो नुकसान हुआ है उसके पुनर्वास की व्यवस्था करें, उसके बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था करें। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रावधान था कि अगर जज को यह लगता है कि आगे भी हिंसा हो सकती है उसके साथ, तो उस पुरुष को बाहर कर दिया जाता है, अलग करने का प्रावधान भी यहां पर है। साथ साथ संतान की अभिरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया कि महिला कैसे जीवन जिएगी, उसकी संतान के साथ कैसे जीवन निकालेगी, तो उस बात की क्षतिपूर्ति भी करवाई जा सकती है। इसमें धारा 33 जो इस अधिनियम की है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 33 के तहत न्यायालय का आदेश अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष की सजा और 20,000 का जुर्माना होगा। मतलब जो आदेश न्यायालय दे रहा है अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उससे सजा हो सकती है। एक सहायक महिला अधिकारी को पीड़िता की सहायता के लिए रखा जाएगा कि भैया इसकी स्थिति खराब ना हो। ये इंपॉर्टेंट प्रावधान थे घरेलू हिंसा अधिनियम के। इसमें कुछ विशेष चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि पीड़ित अपने माता पिता के घर या अन्य संयुक्त आवास में रहने की अधिकारी होगी। मतलब अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, उसको उसके ससुराल पक्ष के द्वारा बाहर कर दिया जाता है तो महिला कहां जाएगी? तो ऐसे में वो महिला अपने माता पिता के घर में रह सकती है। मतलब अगर हम एक पारंपरिक व्यवस्था को देखें तो कोई लड़की अगर अपने ससुराल के छोड़कर मायके वापस आती है तो मायके में माता पिता उसको एक्सेप्ट कभी कभी नहीं करते और उसको बोल देते हैं कि तेरा घर वही है, तुझे वहीं जाकर रहना है, हम तुझे एक्सेप्ट नहीं करते, हम तुझे यहाँ नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर नहीं रखते हैं तो लड़की कानूनी कार्रवाई कर सकती है कि उसके माता पिता जो होंगे उसके घर में वो रह सकती है, और नहीं तो अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं सभी लोग तो ज्वाइंट फैमिली में भी वो रहने की हकदार होगी, उसे हटाया नहीं जा सकता। और अगर हटाया जाता है तो न्यायालय इसके संरक्षण का आदेश देगा कि इस महिला को संरक्षण दिया जाना चाहिए। आप अगर ये स्थिति देखते हैं कि उस महिला के पास कोई आश्रय नहीं है तो कोर्ट का आदेश होगा कि उस महिला को सुरक्षित आश्रय दिया जाए, उसे विधिक सहायता दी जाए, उसे चिकित्सीय परीक्षण अगर जरूरत है तो वो दिया जाए, और कहीं ना कहीं जो एनजीओ हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसके लिए काम करेंगे। बराबर है। इसके बाद हमें एक और चीज देखना होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी अधिनियम में पूरे प्रावधानों में एक बदलाव बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो ऐसे में उसके लिए क्या शब्द होगा। तो शब्द याद रखिएगा कि धारा 2 की
सब सेक्शन क्यू जो है इस अधिनियम का, उसमें केवल वयस्क पुरुष दिया हुआ था। उसमें लिखा था कि घरेलू हिंसा वयस्क मतलब जो लड़का 18 साल से ज्यादा है, 21 साल से ज्यादा है, 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति द्वारा ही की जाएगी। तो न्यायालय ने कहा कि इसमें वयस्क पुरुष शब्द हटा दीजिए और सिर्फ क्या शब्द कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति, वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, जिसके द्वारा किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा का व्यवहार किया जाता है। अब महिला और पुरुष दोनों के खिलाफ केस हो सकता है। मतलब पहले ये माना जाता था कि परिवार का अगर पति है, परिवार में कोई पुरुष है, वो ससुर हो सकता है, वो देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकता है। ये पुरुष के द्वारा अगर इस प्रकार के अपराध किए जाते तो उनके खिलाफ ही केस होता था, महिला नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा है कि महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। अगर उस परिवार में महिलाएं हैं तो वो उनके खिलाफ भी घरेलू हिंसा का केस हो सकता है। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि घरेलू हिंसा अधिनियम में जो केवल वयस्क पुरुष शब्द है उसको हटाइए, क्योंकि वयस्क पुरुष का मतलब है कि अगर घरेलू हिंसा का केस कोई भी दायर हो रहा है तो वो केवल पुरुष के खिलाफ होगा, और पुरुष भी वो जो वयस्क है। बराबर, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ व्यक्ति कर दीजिए, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस होगा। इसका परिणाम आप देखते हैं कि जब भी थाने में कोई भी घरेलू हिंसा का केस दायर होता है उसमें परिवार के लगभग सभी सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति है। अब यहाँ पर एक और चीज हमें समझने की जरूरत है, एक और चीज समझने की जरूरत ये है कि ये एक्ट तो बन गया 2005 में और इसके तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा भी मिल गई है, लेकिन यहां समस्या यह है कि जागरूकता उतनी है नहीं, और जागरूकता की कमी के चलते ये जो अधिनियम है वो समस्या भी बन गया है। समस्या कैसे बन गया है? समस्या ऐसे बन गया कि इस अधिनियम के दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो गई। आज हम थाने में घरेलू हिंसा के जो मैक्सिमम केसेस देखते हैं, वो मैक्सिमम केसेस जो होते हैं दोस्तों, वो केस होते हैं फर्जी। जनरली क्या होता है कि जो औरत है, लड़की है, वो अपने परिवार वाले ससुराल पक्ष को ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उनको अपने सामने झुकाने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए धमकाती भी है, और ये धमकी कहीं ना कहीं इस अधिनियम का दुरुपयोग है, ये ध्यान रखिएगा। तो केस अगर हम देखें, मैक्सिमम केसेस अगर हमें घरेलू हिंसा के संबंध में देखने को मिलेंगे तो वो फर्जी केसेस देखने को मिलते हैं जो महिलाएं आजकल दुरुपयोग के तहत यहां पर कर रही हैं। क्लियर है? तो ये केसेस यहां पर आए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके उपाय क्या हैं। अगर हमको घरेलू हिंसा को रोकना है तो क्या क्या करना होगा। घरेलू हिंसा को रोकने का पहला उपाय है दोस्तों मुआवजा या पुनर्वास की सुविधा। जिस भी लड़की के साथ, जो भी औरत के साथ जो पीड़िता है, उस पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा की व्यवस्था की जाए, उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और ये मुआवजा जो दिया जाएगा वो जो पीड़ित करने वाले हैं, अपराधी पक्ष जो होगा उसके द्वारा दिलवाया जाएगा। तो अगर अपराधी पक्ष के सामने ये पहले से ही मौजूद होगा कि अगर हमने घरेलू हिंसा किया और कोई भी पीड़ित रही तो हमें इतना मुआवजा देना पड़ सकता है, तो ये भय कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के अपराधों को पीछे करेगा। जागरूकता अभियान करना पड़ेगा, परिवारों को, महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करना पड़ेगा इसके प्रति। अगर आप अधिनियम के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति जागरूक करेंगे, एक डर पैदा होगा कानून का, तो इस प्रकार के केसेस रुक सकते हैं। और प्रभावी और कठोर कानून बनाकर घरेलू हिंसा के अपराधों की जो प्रवृत्ति है उसको रोका जा सकता है। एनजीओ द्वारा जागरूकता सहायता कार्यक्रम किया जाए तो इसमें गैर सरकारी संगठनों की एक इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। कानूनों को अपडेट करना, हमारे यहाँ पर अधिकतर कानून पुराने हो चुके हैं, उन कानूनों के तहत वो प्रभावी व्यवस्था नहीं है जिससे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के केसेस को रोका जा सके। एक कारण है कि समय गुजरता जा रहा है और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानूनों को अपडेट करने की जरूरत है ताकि लोगों में कानून का डर बने। पीड़ित के लिए एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाया जाए ताकि उसको आगे दिक्कत ना आए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, शराब पर प्रतिबंध करना होगा, ये इंपॉर्टेंट कदम है,
जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक वो हिंसा का शिकार होती चले जाएंगी। एक बार जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो फिर वो हिंसा को सहन नहीं करती, वो खुद चीजों से अलग हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो अपना काम सेपरेट करती रहती हैं। बहुत बड़े लेवल पर हिंसा का कारण शराब होता है, तो शराब पर प्रतिबंध करके घरेलू हिंसा के केसेस को रोका जा सकता है। शराब पर जब आप प्रतिबंध करते हैं, शराब पर जब आप प्रतिबंध करते हैं तो इसके दो पक्ष हमें सामने आते हैं। एक तो ये कि हिंसा नहीं होगी, हिंसा कम होगी क्योंकि शराब के नशे में आप कुछ भी कदम उठा लेते हैं, वो कम होगा। दूसरा ये होगा कि वित्तीय स्थिति सुधरेगी। वित्तीय स्थिति पर प्रभाव ऐसा है कि जो पैसा शराब पर खर्च किया जाता है वो परिवार के प्रयोग में आएगा, और जब आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो फिर घरेलू हिंसा की नहीं होता है व्यवस्था। दूसरा है कि निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो घरेलू हिंसा संबंधी केसों को खत्म किया जा सकता है। तो ये सभी के सभी घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय हमें देखने को मिलते हैं। ये उपाय पर्याप्त तौर पर किए जाएं तो सामाजिक व्यवस्था में घरेलू हिंसा के केसेस को कम करके देखा जा सकता है। लेकिन एक बात फिर से समझने की जरूरत है कि घरेलू हिंसा पर जो कानून बने हैं वो कानून एक प्रकार से पुरुष पक्ष के खिलाफ हैं। यहाँ पर एक चीज को समझना होगा कि जब आप हिंसा की बात करते हैं घरेलू, तो घरेलू हिंसा में सिर्फ महिला पक्ष को ही ध्यान दिया जाता है कि इसके खिलाफ ही हिंसा होती है। इसमें समस्या बहुत बड़ी है कि पुरुष पक्ष को ध्यान नहीं दिया जाता। पुरुष पक्ष पर जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि इस पुरुष पक्ष के खिलाफ झूठे कहीं ना कहीं हम देखें वो केस हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक प्रकार का दबाव देखने को मिल रहा है, जो दबाव कहीं ना कहीं इन्हें आत्महत्या, पारिवारिक कलह और आदि चीजों की तरफ ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे प्रावधान सिर्फ महिला पक्ष के प्रति है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखिए कि वर्तमान समय में एक ही तरफ स्थिति नहीं है। अगर हम देखें कि केवल एक पक्ष प्रताड़ित हो रहा था, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर हम देखें तो विभिन्न कानूनों की आड़ में महिला पक्ष के द्वारा पुरुष पक्ष को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं के तहत आज बड़े पैमाने पर जो है पुरुष जो हैं उनके साथ हिंसा हो रही है। आप आए दिन केसेस देख रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा कि पति के टुकड़े करके उसको ड्रम में रख दिया, पति के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। ये चीजें हमें देखने को मिल रही। मतलब आज सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया है। केवल प्रताड़ित होने वाला जो वर्ग है वो महिला वर्ग नहीं है, इसमें पुरुष पक्ष भी बहुत बड़े लेवल पर प्रताड़ित है। आज पुरुष पक्ष को प्रताड़ित करने के लिए विभिन्न कानूनों का भी सहारा लिया जा रहा है, जिनमें से एक कानून है 2005 का घरेलू हिंसा का कानून। इसका दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं अपने चीजों को पूरा करने का प्रयास महिलाएं कर रही हैं। एक प्रकार का डर जो है वो किस पक्ष में, ससुराल पक्ष और आदि में हम लोग देखें वो महिलाओं के द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ऐसे परिवार जो अपनी मान मर्यादा सम्मान को बहुत कुछ समझते हैं वो इस प्रकार की चीजों से डरते हैं और वो नहीं चाहते कि कोर्ट कचहरी और आदि चीजों के कारण उनके परिवार की मान मर्यादा खत्म हो। ऐसे में वो झूठे केस के डर के कारण दबाव में होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो जरूरत इस समाज में इस बात की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके घरेलू हिंसा से बचाव के लिए जो कानून व्यवस्था सरकार ने की है उसका दुरुपयोग ना हो। उसका दुरुपयोग करके आप कहीं ना कहीं केसेस की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो भी आप कम करते हैं। क्लियर? तो ये घरेलू हिंसा की व्यवस्था पर हम लोगों ने चर्चा की है। अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे सामाजिक सिस्टम में देखने को मिल रही हैं, योजनाएं देखने को मिल रही है, उस पर चर्चा करूंगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। जय श्री राम।